है जिसको हम न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। इसमें से हम जो यहाँ पर करना चाह रहे हैं वो कुछ इक्वेशन का सॉल्यूशन है और इंटीग्रेशन है, उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाह रहे हैं, जिसके जो एग्जैक्ट मेथड है, फॉर्मूला बेस्ड जो मेथड है, उनको हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। जैसे इंटीग्रेशन में हम लोगों ने फॉर्मूला बेस्ड जो मेथड थे उनको डिस्कस किया था। तो जब हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन किया था तो हम साथ साथ एग्जैक्ट मेथड को भी हमने कंपेयर किया था कि एग्जैक्ट मेथड जो है कि 1/x का इंटीग्रल log x होता है, तो इसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो ये मिल रहा है हमारे लिए। जब हमने न्यूमेरिकली इसको किया तो इसमें हमारे पास जो आंसर मिल रहा है उसमें जो एक्यूरेसी है वो डेसिमल की 2 प्लेस तक है, 3 प्लेस तक है, 4 प्लेस तक है। कैसे उसको इंक्रीज किया जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड पर एक्यूरेसी अलग अलग होती है। एन के इंक्रीज करने पर भी एक्यूरेसी इंक्रीज करती है। ये सब चीजें जो है डिस्कस हुई थी। तो जैसे मैंने बताया था, जो ट्रापेजोइडल रूल था उसमें हम एन का जो मान है वो कोई भी ले सकते हैं। जब हमने सिम्पसन रूल स्टडी किया था तो मैंने बताया था कि हम सिम्पसन रूल में एन की जो वैल्यू है वो केवल इवन ही ले सकते हैं। और जब हमने सिम्पसन 3-8 रूल डिस्कस करा था तब मैंने बताया था कि उसमें एन का जो मान है वो ऐसा लेते हैं जो 3 से डिविजिबल हो, 3 से कट जाता हो। जैसे 3 है, 6 है, 9 है एंड सो ऑन। फिर आपके बाद फॉर्मूले हमने हर एक के लिखे थे। सिम्पसन वन थर्ड रूल का फॉर्मूला लिखा था, जैसे ये सामने स्क्रीन पर दिख रहा है सिम्पसन वन थर्ड रूल का फॉर्मूला, जिसमें h/3 फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्रथम कोटि प्लस आखिरी कोटि प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई जो y2 प्लस y4 प्लस y6 एंड सो ऑन प्लस 4 इंटू जो रिमेनिंग जो ऑर्डिनेट बचे फर्स्ट और लास्ट को हटा दिया और जो 2 वाले कटने वाले थे उनको हटा दिया, रिमेनिंग सारे इसके अंदर आ गए। तो ये सिम्पसन वन थर्ड रूल का फॉर्मूला था। तो इस क्वेश्चन को हमने सभी से किया था। इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो केवल यही है कैलकुलेशन की, यानी अगर हम कैलकुलेशन ठीक से कर रहे हैं, फॉर्मूला हमें याद है, तो क्वेश्चन से कोई सा भी हो। तो जैसे बात ये हुई थी कि भाई n इक्वल टू 4 अगर हम ले लेते हैं तो नॉर्मली कैलकुलेशन एक ऐसी रहती है, एवरेज कैलकुलेशन रहती है, ना बहुत ज्यादा रहती है ना बहुत कम रहती है। और n का मान अगर हम 4 से कम लेते हैं तो फिर जो है वो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, इसलिए 4 से कम लेना पॉसिबल नहीं है। अगर सिम्पसन वन थर्ड रूल ही था तो क्योंकि हम n का मान इवन ले सकते थे, तो 4 से कम का जो नंबर मिलता है वो 2 ही मिलता है, तो 2 में तो जो है एक्यूरेसी भी नहीं मिल पाएगी बिल्कुल भी। इसलिए मिनिमम जो है हम n का मान 4 ले लेते हैं। इसी तरीके से जब हम सिम्पसन 3-8 रूल पढ़ते हैं तो सिम्पसन 3-8 रूल में सर तो n का मान बोलेगा है सर एग्जाम में बोलेगा ना कि सिम्पसन थर्ड रूल से मतलब सॉल्व करना है। एग्जाम में कई बार केवल इतना ही बोल देता है कि आप सिम्पसन रूल से करिए, है ना। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि सिम्पसन वन थर्ड रूल से कर दो, चाहे सिम्पसन 3-8 रूल से कर दो। लेकिन चूंकि सिम्पसन 3-8 रूल में n का मान हम या तो 3 लें और या फिर 6 लें, ये ऑप्शन है। n का मान 3 लें या फिर 6 लें। n का मान 4 अगर लेते हैं तो 3-8 रूल नहीं लगेगा। और n इक्वल टू 4 से करना है तो सिम्पसन वन थर्ड रूल लेना है, और अगर n बराबर 3 और 6 मानते हुए करना है तो फिर हम सिम्पसन 3-8 रूल लेंगे। ठीक है, नहीं है। और अगर कई बार क्या है, क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं जहां पर केवल ये कह दिया कि आप सिम्पसन रूल से करिए, तो आज जैसा जो कोई सा भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नहीं है। देखो क्वेश्चन चाहे पैटर्न, हाँ सर एग्जाम में मतलब किस टाइप से आएंगे सर, ये ऑब्जेक्टिव में आएंगे ना? नहीं, एग्जाम में जैसे बता रहा था पैटर्न भले ही ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, नहीं है। तो लेकिन क्वेश्चन तो वो पूछेगा ही, लेकिन अब जो डिटेल में हम आंसर इसका तो लिख नहीं सकते किसी का। भाई डिटेल में तो आंसर हम लिख ही नहीं पाएंगे अगर लिया जाता है तो डिटेल कैसे लिख पाएंगे? फिर तो केवल आंसर ही आंसर रह गया। आंसर चारों सर कौन क्वेश्चन सर लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे? लॉन्ग क्वेश्चन देखो बात ये है, क्वेश्चन तो वो शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी जैसा भी होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन का पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ और जैसा अभी तक जो कंडीशन बन रही है कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो क्वेश्चन तो कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन तो हो सकता है इंटीग्रल 0 to 1/1 प्लस x स्क्वायर dx, जैसा ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये भी हो। क्वेश्चन में तो चेंज नहीं होगा, लेकिन तुम्हें करके तो देखना ही पड़ेगा ना क्वेश्चन को।
रफ वर्क ही हो गया सारा। जो जो भी मेथड हम लगा रहे हैं और जिस मेथड को हम सॉल्व कर रहे हैं वो तो सब रफ वर्क में ही चला गया। जी सर। ठीक है, नहीं है वो तो हमें टिक ही करना होगा जहां तक लग रहा है अभी तक, क्योंकि बहुत सारी चीजों में एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव टाइप होना पॉसिबल नहीं हो पाता। यस सर। मतलब हाँ सारी चीजें, मतलब ये तो फॉर ए टाइम बीइंग है। वैसे तो देखा जाए तो जो क्लास टीचिंग है वही सबसे बेटर है। स्टूडेंट आ रहा है, बैठ रहा है, सामने बैठ रहा है, तो जो प्रॉब्लम है वो पूछ रहा है। लेकिन अब इस कंडीशन में चूंकि गवर्नमेंट गाइडलाइंस ऐसी नहीं हो पा रही अभी तक कि कॉलेज में स्टूडेंट को बुलाया जाए, तो उन परिस्थितियों में कैसे एग्जाम लिया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, तो बस जो ऑप्शंस है उन्हीं ऑप्शंस पर ही हम लोग देख सकते हैं कि भाई ऑनलाइन ही बच्चों को जो है डिस्कस कर सकते हो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब बात प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने। एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में दिक्कत ये है कि भाई घर से कैसे एग्जाम ले, है ना। ऑनलाइन भी एग्जाम अगर लिया जा रहा है तो उसमें एक जो है एक जैसे ऑनलाइन एग्जाम तो बहुत सारे कंपटीशन के होते हैं, लेकिन घर बैठ के थोड़ा होते हैं कोई। जी सर। स्टूडेंट को जो है किसी एक पर्टिकुलर सेंटर पर आना होता है, वहां पर वो अपना ऑनलाइन एग्जाम, बैंकिंग की, एसएससी की सभी एग्जाम जो है कई कई सारे एग्जाम ऑनलाइन होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट घर बैठ के वो एग्जाम देता है, उसको कोई सेंटर अलॉट होता है, वहां पर वो आता है। लेकिन अभी क्योंकि बच्चों को बुलाने का पूरी तरीके से जो है वो नहीं उन्होंने गाइडलाइन में दिया है, तो अब कैसे एग्जाम होगा अभी पूरी तरीके से मैं नहीं बता सकता कि वो कॉलेज में बुला कर लेंगे। प्रोसेस तो यही चल रहा है कि कॉलेज में बुला कर दिया जाए। अभी तक तो यही महसूस हो रहा है कि शायद बच्चों को कॉलेज में बुलाया जाएगा। हाँ, लेकिन अब देखते हैं क्या क्या चीजें बनती हैं, क्या नहीं बनती हैं। यस सर। अब इंटरमीडिएट में भी तुमने देख ही लिया कि लास्ट तक यही पता नहीं चल पा रहा था कि भाई पेपर होंगे या पेपर नहीं होंगे, है ना। इंटरमीडिएट में भी रिपोर्ट लास्ट तक कंफ्यूजन बना रहा। तो वो सब जो है गवर्नमेंट की गाइडलाइन पर ही डिपेंड करेगा कि क्या होना है। और सारी कंडीशन नॉर्मल हो गई तो क्या पता वो ऑफलाइन ले ले, अभी कुछ कह नहीं सकते सर। अभी कुछ कंफर्म नहीं है ना? कंफर्म नहीं है। आज की डेट तक इतनी बात है, आज की डेट तक जितना कंफर्मेशन है वो ये है कि सबसे पहले फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे, उसके बाद फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम होंगे, और जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन पैटर्न पर होंगे। आज की डेट तक तो यही बात है। आने वाले टाइम में इस डिसीजन में क्या चेंज होता है क्या नहीं होता है वो आगे की बात है ना। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी चेंजेस जो है बड़ी तेजी से हुए थे। जैसे तुमने इंटरमीडिएट में देखा, लास्ट तक यही लग रहा था कि एग्जाम होंगे, एकदम से एग्जाम नहीं हुए। तो एग्जैक्ट बात तो नहीं कह सकते। आज तक की कंडीशन यही है कि जो गाइडलाइन है वो सिर्फ यही है कि सभी लोगों के एग्जाम होंगे। अभी तक यही बात है कि सभी लोगों के एग्जाम होंगे और वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एग्जाम होंगे। पहले जो है फाइनल ईयर के एग्जाम, उसके बाद में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जाम होंगे। ठीक है, नहीं है किसी की फिलहाल अभी तैयारी चल रही है ऊपर बोर्ड स्तर पर। अब आगे डिसीजन गवर्नमेंट क्या ले ले वो उस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना, तो पता। जी सर। तो ये तरीके से हम लोगों ने कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैंने कुछ क्वेश्चन बताया भी था कि जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया था 0 to 1 1/1 + x² dx। इसको हमने सॉल्व किया था सिम्पसन 3/8 रूल से, और इस पर मैंने ये डिस्कस करा था तुमसे कि तुम इसी क्वेश्चन को ट्रेपेजोइडल रूल और 1/3 रूल से भी करके देखो कि आंसर क्या आता है, डेसिमल की कितनी प्लेसेस तक करेक्ट आता है। तो थोड़ा सा कोशिश करते रहो तो सीखते रहोगे। उसके बाद बात हुई थी न्यूटन रैप्सन मेथड की। तो न्यूटन रैप्सन मेथड एक जो इक्वेशन है, एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक न्यूमेरिकल मेथड है। ये एल्जेब्रिक इक्वेशन को हम किस तरीके से न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं, ये इस चीज को बताता है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 8 की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो उसी वैल्यू को हमने x मान लिया, तो इसका मतलब है कि हमें x का मान निकालना था। तो x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 8 है। इसी को हम x² बराबर 8 लिख सकते हैं, जो ये लिखा हुआ है x² = 8। तो और जो x² - 8 = 0 हो गया, तो इसी को हमने फंक्शन कह दिया f(x) बराबर x² - 8। तो f(x) की वैल्यू 0 कब आएगी, इसका मतलब है कि x² - 8 के रूट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो x² - 8 के रूट क्या होंगे, जहां पर x² - 8 की वैल्यू 0 जहां हो रही होगी तो वो ऐसी x की वैल्यू को फाइंड आउट करना।
तो मैंने कल ये डिस्कस करा था कि जो भी इक्वेशन लिखी हुई है, जो फंक्शन लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर फंक्शन लिखा था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8 फंक्शन लिखा हुआ था। तो कल एक इम्पोर्टेंट बात ये सामने आई थी कि जब हम एफ एक्स में एक्स की वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं तो ऐसे दो कंजुगेटिव नंबर, क्रमागत संख्याएं, दो ऐसी क्रमागत संख्याएं जिन पर एफ एक्स का मान माइनस से प्लस या प्लस से माइनस हो जाता है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि अगर x इक्वल टू 2 पर, जैसे ये x इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो x इक्वल टू 2 पर एफ एक्स का मान -4 है, मीन्स नेगेटिव है। और जब हमने x इक्वल टू 3 रखा तो यही फंक्शन, कौन सा वाला फंक्शन, एक्स स्क्वायर माइनस 8, यही फंक्शन। तो इसका मतलब यह है कि x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 3 तक आने में फंक्शन माइनस से प्लस हो जाता है। इससे रिजल्ट ये मिलता है कि जब वो माइनस से प्लस हो रहा है तो कहीं ना कहीं फंक्शन बीच में जीरो भी हो रहा होगा, माइनस से कम होता हुआ ये जीरो हो रहा होगा, फिर जीरो से बढ़ता हुआ ये पॉजिटिव हो रहा होगा, मतलब इस स्टेप से ये चल रहा होगा। इसका मतलब 2 और 3 के बीच एक एक्स ऐसा जरूर होगा जहां पर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जहां फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, फंक्शन मीन्स एफ एक्स, इट मीन्स अगर एफ एक्स का मान जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8 का मान जीरो हो जाएगा, तो वो एक्स अगर हमें पता चल रहा है जहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 8 का मान जीरो है, तो वही एक्स क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 का एक अप्रोक्सीमेट मान होगा। तो इसी प्रोसेस को करने के लिए हमने यहाँ पर जो न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला है वो यहाँ पर यूज करा था, और उस यूज करने का तरीका ये था कि हम एक एक करके फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, सेकंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, थर्ड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू की मान निकालते हैं। तो यहाँ पर x0 जो है, जो पहला जो मान x0 जहां पर हम स्टार्ट करते हैं, उस मान को हमें खुद से सिलेक्ट करना पड़ता है, और वो मान हम कौन सा लेते हैं, जो मान हमें अप्रोक्सीमेट पता चल रहा है। जैसे हमें ये पता चला कि x का मान 2 और 3 के बीच में होगा, तो इसका मतलब x जो है वो 2 और 3 के आसपास है, 2 से कुछ बड़ा है और 3 से कुछ छोटा है, यानी 2 और 3 के बीच में है। क्या है वो अभी हमें नहीं पता, तो हम स्टार्ट 2 से भी कर सकते हैं, हम स्टार्ट 3 से भी कर सकते हैं, हम स्टार्ट 2.5 से भी कर सकते हैं, हम स्टार्ट 2.6 से भी कर सकते हैं। ये स्टेप है, जैसे ये जो है फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू जो हमने निकाली थी, इसी स्टेप को हमें बार बार रिपीट करना होता है। हर स्टेप के बाद एक्यूरेसी बढ़ जाती है, हर स्टेप के बाद। जैसे एक स्टेप हमने यूज करा तो कल हमने x0 का मान 3 लगाया था। जब हमने x0 का मान 3 लगाया तो फॉर्मूले में लिखा था fx0, और fx का जो मान था वो था एक्स स्क्वायर माइनस 8, और f डैश x का जो मान था वो इसका डेरिवेटिव यानी कि 2x। तो fx0 का जो मतलब है वो मतलब है x0 का मान अगर हमने 3 लिया था तो ये हो गया 3 स्क्वायर माइनस 8 यानी कि 1। ठीक इस तरीके से f डैश x0 का जो मतलब था वो था 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो वही मान हमने fx0 का, और इस फॉर्मूले में जो ये फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है, तो इस फॉर्मूले में हमने ये मान रख दिया, x0 इक्वल टू 3 रख दिया, fx0 की जगह 1 रख दिया, f डैश x0 की जगह 6 रख दिया। उससे हमें x1 का मान पता चल गया, वो आ गया 2.833। तो तुमने देखा जब हमने x0 का मान 3 माना तो हमें पहला अप्रोक्सीमेट जो मान है वो 2.833 मिल गया। इसका मतलब है कि हम कुछ और नजदीक आ गए अपने एग्जैक्ट आंसर के। ठीक है, नहीं है एग्जैक्ट आंसर क्या है, अगर हम कैलकुलेटर में √8 को देखें कि वो कितना आ रहा है, तो वो तो उसका एग्जैक्ट मान है, 3 इसका एग्जैक्ट मान नहीं था। लेकिन जब हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लगाया, प्रथम जो हमने वैल्यू इसमें लगाई, लगभग मान इसको बोलते हैं, प्रथम लगभग मान, तो जब हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लगाई तो ये वैल्यू 3 तो नहीं थी, लेकिन हमने 3 लगाई थी तो कुछ करेक्ट हो गई, पहले से करेक्ट होकर क्या आ गई, 2.833 आ गई।
अगली बार फिर से जब हम 2.833 रखते हैं यहाँ पर, तो मैंने कहा था कि इस बार जो एफ एक्स था तुम्हारा वो एक्स स्क्वायर माइनस 8 था और एफ डैश एक्स जो था वो 2x था। इस बार x1 बराबर 2.83 मान के x2 की वैल्यू कैलकुलेट तुम्हें करनी है और जो x2 आ जाए उसके बाद फिर ये x3 कैलकुलेट करना है x2 लगाकर। अब ये बताओ किस किसने सॉल्व किया था? सर मैंने 2.5 मानकर तुमने क्या किया था? तुमने x0 का मान कितना माना? 2.5 माना, कोई दिक्कत नहीं है। x0 का मान 2.5 मान लिया। तो ये बताओ कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तुम्हारा कितना आया? जो है तो वही ये प्रोसेस तुमने लिया इक्वल टू 2.5, ठीक है ना? अब चलो इसी को कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं इसी को। कर दीजिए। हाँ सर मेरा x2 का 2.828 आया। तो कौन बोल रहा है ये? सर मेरा भी सर मोहम्मद फैजान मलिक। मोहम्मद फैजान मलिक। और किसने किया है? सर मेरा भी इतना ही आया है 2.8 आर्यंदर बोल, क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक, अच्छा। और सर x3 का आया है 1.414। कहाँ पर? ये वाले यहाँ एक मिनट जरा। सर जो आपने कराया था उससे आगे ही करा था मैंने। ठीक है, आगे किया था बिल्कुल जो 3 मानते हुए जो x1 की वैल्यू 2.83 ली है, तो x2 का मान तुम्हारा कितना आया? 2.828। अच्छा, फिर तुमने इसको x2 यहाँ पर लेकर x3 निकाला? यस सर। अच्छा, वो कितना आया सर? 1.414। नहीं, ये तो सही नहीं आया। सर इसमें गड़बड़ है कहीं? हाँ, इसमें तो गड़बड़ है सर। x2 ठीक आया है? x2 तो ठीक लग रहा है। अच्छा, मैं एक बार जो है उसको कैलकुलेटर पे देखता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 एग्जैक्ट कितना आ रहा है ना? तो पता चल जाएगा। सर 2.828 आ रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 8 निकाला क्या? यस सर। यस सर 2.8284 2.8284 है। यस सर ये आ रहा 84 है। ये अंडरवुड 8 की वैल्यू है, ठीक है ना? अच्छा, अब जो मैं बताना चाह रहा था, जो मैंने इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था, अब आप देखो x1 कितना आया। देखो जरा x1 कितना आया? 2.833। 2.833। तुम्हारा आंसर कितना है? 2.8284, 2.82। तो ये इसका मतलब है कि डेसिमल की केवल एक प्लेस करेक्ट हो गई, नहीं हो गई? सर x2 में तो 2 प्लेस करेक्ट हो गई। और जब हमने x2 निकाला, जैसे इन्होंने बताया अभी, तो x2 में जो आंसर ये बता रहे हैं, मैंने नहीं कैलकुलेट किया है, वो बता रहे हैं 2.828। यस सर। और आंसर भी 2.828 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x2 जो है वो डेसिमल की 3 प्लेस तक करेक्ट आ गया। अगर हमने x3 निकाला होता तो x3 जैसा तुमने कहा 1 पॉइंट तो आ ही नहीं सकता। 1 पॉइंट इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि जब x2 की वैल्यू डेसिमल की यहाँ तक करेक्ट हो गई, तो जब हम x3 निकालेंगे तो जो करेक्ट वैल्यू है वो इनकरेक्ट नहीं हो पाएगी, वो तो 8284 के आसपास आएगा। फिर अब मेरी बात समझ में नहीं? यस सर। यस। जैसे जैसे हम अगला अप्रोक्सीमेशन करते हैं, जब हम x2 का मान लगाते हैं और x3 कैलकुलेट करते हैं, तो अगर हम देख चुके हैं x2 में कि डेसिमल की 2 प्लेस हमारी करेक्ट हो गई है, तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे ये जो डेसिमल की प्लेसेस है वो करेक्ट होती चली जाएंगी, मीन वो एक्यूरेसी के पास होती चली जाएंगी। अब किसी ने मुझसे पूछा था कि हमने 3 ही क्यों माना? हम 2.8, 2.7, 2.6
बात समझने की ये है, x0 का मान तो हम मान रहे हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू के जितना पास है उतने ही कम अप्रोक्सीमेशन में हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर हम x0 को 2.8 मानते, सपोज कर लो कि x0 को हम 2.8 मानते, तो इसका मतलब है क्योंकि √8 का मान होता ही 2.8284 है, ठीक है नहीं है। और अगर तुम x0 का मान 2.8284 ही मान लो तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा, 4 प्लेस तो तुमने पहले करेक्ट मान ली, 4 प्लेस तो तुमने पहले करेक्ट मान ली, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में 5 प्लेस करेक्ट हो जाएगी। मेरी बात समझ गए नहीं? तो इसका मतलब है कि जो x0 जो हम मानते हैं वो जितना एक्यूरेसी के पास मान ले उतने ही कम अप्रोक्सीमेशन में हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन कई बार फंक्शन ऐसे होते हैं कि हम अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट नहीं कर पाते, बात सबकी है, तो हम मानेंगे तो उसके आसपास ही। अब 3 है, जो हमने 3 माना वो 2.8 के आसपास है। अगर तुम 2.8 मान लो तो प्रॉब्लम और आसान हो जाएगी। हो सकता है पहली अप्रोक्सीमेशन में ही 3 प्लेस करेक्ट हो जाए 2.8 मानने से, और 2.82 मान लो तो तुमने तो मानी 2 प्लेस करेक्ट ली। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं किया जा सकता एग्जामिनेशन में, चाहे आप 2.8 माने, चाहे 2.82 माने, चाहे 2.7 माने, आप जो माने इसको इनकरेक्ट आंसर नहीं हो सकता। मतलब जो एग्जामिनर है वो आपके क्वेश्चन को काट नहीं सकता, चाहे आप 3 माने, चाहे 2 माने, चाहे 2.5 माने, चाहे 2.7 माने। यहाँ पर तो आपको अपनी मर्जी तो है, लेकिन मर्जी का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ 4 मान लो, इतनी मर्जी नहीं है। मर्जी सिर्फ इतनी है कि जब हमने fx के मान निकाले तो x इक्वल टू 2 पर जो मान आ रहा था वो नेगेटिव, और x इक्वल टू 3 पर जो मान आ रहा था वो पॉजिटिव आ रहा है, तो मानना तो हमें 2 और 3 के बीच में है। ज्यादा से ज्यादा हम 2 और 3 को मान सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि जहां पर वो वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि आंसर तो हमारा 2 और 3 के बीच में मिल रहा है ना। जब आंसर हमारा 2 और 3 के बीच में मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 मान लें तो ये मेथड अप्लाई नहीं हो पाएगा, वो उसको ये एक्यूरेसी लाने का मेथड है, √8 निकालने का मेथड नहीं है। ध्यान देना इस चीज को। ये मेथड क्या है, ये मेथड माने हुए जो मान तुमने माना है x का, उस मान को कुछ एक्यूरेट करने का तरीका है। जो एक्यूरेट नहीं था उसको कुछ एक्यूरेट कर दिया भाई, मान निकालने का तरीका नहीं है। तो ये मेथड सिर्फ और सिर्फ जो एक अजम्पशन था तुम्हारा, एक उस अजम्पशन को उसने और एक्यूरेट कर दिया। अजम्पशन क्या था हमारा कि भाई 2 और 3 के बीच में है, 2.5 इसका आंसर होगा, ये हमारा अजम्पशन था, ये हमारा सोचना था। लेकिन इस मेथड ने उस अजम्पशन को करेक्ट कर दिया कि तुम्हारा अजम्पशन 2.5 था, लेकिन इसका जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आया वो 2.8 आया। तो इसका मतलब जो अजम्पशन था उसमें थोड़ा सा वेरिएशन करके ये एक्यूरेट हो गए। बस ये मेथड सिर्फ इतना बताता है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। मैंने कहा भी था कि आप x0 इक्वल टू 2.5 रख के करो, तो हो सकता है कि किसी ने अगर करा हो तो बताओ कि x0 इक्वल टू 2.5 रख के x1 का मान करके दिखाना है, ये बताओ। सर उसका आया है 2.483। 2.483? 483? हाँ सर, 2.5 है तो 4 तो नहीं आना, कितने था देखते हैं करके। अच्छा चलो देख लेते हैं एक बार। x1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x1 बराबर होता है x0 माइनस का fx0 और डिवाइडेड बाई f'(x0), ये था। और यहाँ पर जो fx का जो मान था वो था x² माइनस 8, ये था। अब हमने यहाँ पर fx0 रखा और f0 चूंकि 2.5 है तो ये हो गया 2.5 का होल स्क्वायर और माइनस 8, ये हो गया। इसका मतलब ये हो जाएगा 6.25 माइनस का 8, ये हो जाएगा।
क्लियर है। अब हमने जो है इसको सॉल्व कर लिया हम, और सॉल्व करने पर हमें मिल गया 8 माइनस 1.75 1.75 ये fx0 मिल गया। दूसरा था f डैश x0। अब f डैश x0 का मतलब है कि f डैश x का मान किसके बराबर है, 2x। अब मैंने यहाँ पर f डैश x0 में रख दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 2.5, x का मान f0 जो कि 2.5 था, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। अब जरा इसमें जरा वैल्यू लगा लेते हैं, तो हमें मान मिल जाएगा x1 का। x1 बराबर होता है x0 की जगह रख दिया 2.5 माइनस fx0 की जगह रख दिया, सॉरी ये माइनस में आया भाई माइक अपना ऑफ कर लो। माइक ये आएगा माइनस का 1.75 माइनस आएगा, और डिवाइडेड बाई आएगा 5, ठीक है नहीं है। तो इस तरीके से ये हो गया 2.5 हो गया, प्लस हो गया 0.35। इसका मतलब ये हो गया 2.5 और 0.35, तो ये आ जाएगा आपका 2.85। तो 2.4 बता रहे थे ना तुम, तो वो ठीक नहीं है ना। तो 2.50 प्लस 0.35, तो तुमने ये देखा कि यहाँ पर जब हमने x0 का मान 2.5 लगाया, इट मीन्स ये हमारा एक अजम्पशन था कि 2 और 3 के बीच का जो नंबर है वो हमने एग्जैक्ट मिड पॉइंट ले लिया 2.5। तो x0 बराबर 2.5 लिया, तो इसका मतलब है कि जब हम 2.5 लेते हैं तो x1 जो है इसने इस 2.5 की जो वैल्यू है उसको कुछ करेक्ट कर दिया। अब कुछ करेक्ट करके कितना कर दिया, 2.85 कर दिया। और जबकि √8 का मान कितना है, √8 का मान है 2.8284, ठीक है ना, ये था ना 8284। जी सर। हाँ, तो 8284। तो इसका मतलब ये है कि जब 2.5 माना हमने, तो 2.5 मान लेने से हमारा जो एक्यूरेसी थोड़ी सी आ गई, क्योंकि 5 तो डेसिमल की एक प्लेस से भी करेक्ट नहीं था, तो पहले अप्रोक्सीमेशन में इसने डेसिमल की एक प्लेस हमारी करेक्ट कर दी, ये 2.8 आ गया, जो कि जो एक्यूरेसी थी हमारी फर्स्ट जो नंबर था 8284 का, उसमें 8 जो है वो यहाँ पर सेम हो गया। तो जो x0 था वहां से करेक्ट होकर जो वैल्यू हमें मिल गई वो मिल गई 2.85। तो ये हम कह सकते हैं कि हमें एक अप्रोक्सीमेशन के बाद डेसिमल की एक प्लेस तक हमें आंसर करेक्ट मिल गया। निकालेंगे x2 का मान, तो x2 का मान जब निकालेंगे तो लिखेंगे x1 माइनस का fx1 और डिवाइडेड बाई f डैश x1, ये लिखेंगे। तो इस बार जो हम x1 लगाएंगे वो लगाएंगे 2.85 लगाएंगे। समझ में आ गया तुमको नहीं? अब हम fx1 की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो fx1 का मतलब है 2.85 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 8। इसको सॉल्व करेंगे तो जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट आ रहा है 0.1225। ये तो ये fx1 की वैल्यू आ गई। अब हम करेंगे f डैश x1, तो f डैश x1 का मतलब ये हो जाता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2.85। इसका मतलब हो गया 5.7। 5.7। सही लिखा है ना? सही। अच्छा, अब हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी। जब हमने वैल्यू पुट कर दी तो तुम देखोगे कि जो x2 का मान है वो हो जाएगा x1 की जगह लिखेंगे 2.85, फिर लिखेंगे माइनस fx1
fx1 का मतलब हो गया 0.1225 और डिवाइडेड बाई 5.7, ये हो गया। अब हम जरा इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में आ जाएगा 0.1225 को डिवाइड कर दें पहले 5.7 से, और 5.7 से डिवाइड करके हमें मिल जाता है, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दें 2.85, ये बराबर आ जाता है 2.8285, 2.8285 ये मिल रहा है। अब हमारा जो x1 था, x1 कितना था हमारा? x1 था 2.85, और जो x2 निकल कर आया है वो 2.828 निकल कर आया है। और जबकि आंसर क्या था हमारा? एग्जैक्ट आंसर क्या था? 8284 था। तो जब हमने x2 की वैल्यू कैलकुलेट करी तो तुम देख रहे हो कि हमारी डेसिमल की कितनी प्लेस करेक्ट हो गई। जो x1 में केवल 8 प्लेस हमारी करेक्ट आ रही थी, वो x2 में अब हमारी 3 प्लेस करेक्ट हो गई। ठीक है, नहीं है? तो ये जो मेथड्स है, ये मेथड का कोई एंड नहीं है। x2, x3, x4 इसका कोई एंड नहीं है। मैंने बताया ये मेथड सिर्फ और सिर्फ हमारी जो अजम्पशन जो वैल्यू है, जिसको हम अजम्पशन ले रहे हैं, उस वैल्यू को कुछ करेक्ट करने का एक तरीका है। ठीक है, नहीं है? तो अब मेथड में अप्लाई करने में जाहिर सी बात है कि कैलकुलेशन इसमें काफी है। बिना कैलकुलेशन के तो काम है ही नहीं। साथ ही साथ फंक्शन की वैल्यू जितनी टिपिकल हो जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन भी टिपिकल हो जाती है। ठीक है, नहीं है? बाकी इसमें ऐसा और तो कोई खास चीज नहीं है। एक और मेथड भी है, बिल्कुल इसी तरह से ही है, बिल्कुल इसी को कर लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट ज्योमेट्री देखेंगे। कुछ बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा मैं, और मैं ज्यादा नहीं करना काम। जैसे मेथड का नाम है एक बाइसेक्शन मेथड। देखो बाइसेक्शन मेथड क्या कह रहा है, बिल्कुल काम यही है, कुछ अंतर कुछ नहीं है। जैसे फंक्शन दे रखा है इक्वल टू x³ - x - 1। तुम्हें क्या करना है? इसके रूट फाइंड आउट करने हैं। जो रूट्स है, रूट फाइंड आउट करने हैं। रूट फाइंड आउट करने का मतलब है कि x का वो मान निकालना है जहां पर fx का मान 0 हो जाए। तो जैसे मैंने अभी बताया था, जो अभी हम न्यूटन रैप्सन मेथड में कर रहे थे, मान लो मैंने सबसे पहले x का मान 1 रखा, तो तुम देखोगे कि f1 का जो मान है वो आ जाएगा 1 - 1 - 1 दैट इज इक्वल टू -1, ये नेगेटिव है। x इक्वल टू 2 रखा, तो जो f2 है वो आ जाएगा 8 - 2 - 1 यानी कि 5। तो ये तो आपका लेस देन 0 था, और ये आपका ग्रेटर देन 0 था, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 जो लिखा हुआ है, यहाँ पर इसके बीच में एक नंबर x ऐसा जरूर होगा जहां पर fx का मान 0 हो रहा होगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर fx जो था, fx का जो मान था वो नेगेटिव था, और x इक्वल टू 2 पर जो fx का मान था वो पॉजिटिव था। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये मेन है अजम्पशन के लिए कि हमारा अजम्पशन क्या होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अजम्पशन नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो मेथड है ये तो केवल उसको एक्यूरेट ही कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। अजम्पशन का जो तरीका है वो सिर्फ यही है कि x आखिर है कहां पर, इन नंबर्स के बीच में है। तो यहाँ सबसे पहला काम है, हमें ये पता चल गया कि ये x जो है वो 1 और 2 के बीच में है। तो बाइसेक्शन मेथड में तो सिर्फ इतना बताया गया है कि हम इसका मिड पॉइंट निकाल लें।
मिड पॉइंट किसका, 1 और 2 का। तो अगर हम देखते हैं कि फर्स्ट जो अप्रोक्सीमेशन अगर हम लेते हैं यानी कि x1 का जो मान लेते हैं वो हम इस तरह से लेते हैं x1 इक्वल टू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, जैसे अभी हमने इससे पहले भी बात की थी 3/2 दैट इज इक्वल टू 1.5। अब ध्यान देने की बात यह है कि x1 का मान 1.5 आ गया तो fx1 का मान क्या होगा। fx1 का मतलब यह है कि जो फंक्शन लिखा था उसमें x की जगह 1.5 लिख दो, यानी कि 1.5 का होल क्यूब माइनस का 1.5 और माइनस का 1, ये हो गया। तो अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। 1.5 का जो होल क्यूब है वो कितना हो जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 और मल्टीप्लाई बाई 1.5 और ये बराबर हो जाता है 3.375 और 3.375 में 2.5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2.5 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिल गया 0.875, 0.875 ये हमें मिल जाता है। तो ये जो ध्यान दो इस चीज को कि ये जो fx की वैल्यू मिली है वो हमें पॉजिटिव मिली है। इससे पहले x इक्वल टू 1 पर हमें नेगेटिव वैल्यू मिली थी, x इक्वल टू 2 पर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली। अब जरा देखो ध्यान से कि मैंने एक ये लाइन ड्रॉ कर ली, ये x इक्वल टू 1 पॉइंट था, ये x इक्वल टू 2 पॉइंट था और ये जो मिड पॉइंट था इसका वो था x इक्वल टू 1.5, x2 के ज्यादा करीब है। तो जो fx था x इक्वल टू 1 पर, तो x इक्वल टू 1 पर fx का मान नेगेटिव आया था, x इक्वल टू 2 पर fx का मान पॉजिटिव आया था। साथ ही साथ जब हमने 3/2 पर वैल्यू निकाली तो x इक्वल टू 3/2 मीन्स 1.5 पर जो वैल्यू निकाली वो मान भी 0.875 आया, तो जो कि पॉजिटिव नंबर है। ये लाइन सबको क्लियर हो गई? यस सर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने x इक्वल टू 1 पर fx लिखा, x इक्वल टू 2 पर fx लिखा, जो सर एक बार समझा सर। हाँ, जो fx था हमारे पास x क्यूब माइनस x माइनस 1, ठीक है। तो जो x क्यूब माइनस x माइनस 1 था तो हमने इसमें x बराबर 1 रख के देखा तो तुमने देखा कि fx का जो मान है वो -1 आया। जी सर। हमें मान कितना आया इससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल फिलहाल ये देखना है कि पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। तो पॉजिटिव आया मान तो मैंने ये लिख दिया fx का मान या पॉजिटिव। फिर मैंने 1 का नेक्स्ट नंबर लिया 2, मैंने इसमें x बराबर 2 रखा तो 8 माइनस 1 माइनस 1, तो ये मान क्या आ गया, प्लस का आ गया 5। तो मैंने 5 से कोई मतलब नहीं, मैंने लिख दिया fx का मान पॉजिटिव। फिर मैंने ये बताया कि x का जो मान है वो 1 और 2 तक जाने में माइनस से प्लस हो जाता है। इसका मतलब है कि इन दोनों के मिड में एक ऐसा नंबर जरूर मिलेगा जहां पर fx का मान 0 भी हो रहा होगा। तो मैंने एक मिड पॉइंट निकाल लिया 1 और 2 का, तो मिड पॉइंट हो गया x बराबर 1.5। उसके बाद मैंने इसी फंक्शन में x का मान 1.5 रखकर देखा कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो fx का मान जब मैंने 1.5 रखा, ये ऊपर दिख रहा होगा, तो ये मान 0.875 आया जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। मुझे केवल साइन से मतलब था, तो मैंने नीचे जो है x इक्वल टू 1.5 लिख के यहाँ क्या लिख दिया, x इक्वल टू 1.5 पर fx का मान पॉजिटिव है। तो अब मेरे पास 3 लिखे हुए हैं मान, 1 का, 1.5 का और 2 का, और fx का लिखा हुआ है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये प्लस। अब तुमने यहाँ पर देखा कि 1.5 और 2, अब तुम तो समझ रहे होगे कि अब हमें x का ऐसा कौन सा मान होगा जहां पर fx का मान 0 आ सकता है, बता सकते हो? 1.5 से नीचे बता सकते हो क्या? सर, तो x का मान 0 रख दिया जाए। नहीं सर 1 से 1.5 के बीच में होगा। 1 और 1.5 के बीच में होगा, ये सही बता रहे हैं।
क्योंकि x इक्वल टू 1 पर fx का मान नेगेटिव है, क्योंकि हमारा कंसेप्ट यही था, हमारा फंडामेंटल जहां से हमने चलना शुरू करा था वो यही बात थी कि fx का मान जहां नेगेटिव है और जहां पॉजिटिव है उसके बीच का जो x कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा जहां पर fx का मान 0 है। तो 2 पॉइंट अब हमें सिलेक्ट करने होंगे हर बार। पहले हमारे पास दो पॉइंट जो थे वो थे 1 और 2 के बीच में मिलेगा। फिर हमारे पास अब जो 2 पॉइंट है जिनके बीच में मिलने की पॉसिबिलिटी है वो है 1 और 1.5। क्यों? क्योंकि 1 पर fx नेगेटिव है और 1.5 पर fx पॉजिटिव, और 1.5 और 2 दोनों पर पॉजिटिव fx है, इसलिए इन दोनों के बीच में ऐसा x पॉसिबल नहीं है जहां पर fx का मान 0 हो जाए। केवल यहीं पर ही ऐसा fx हमें मिल सकता है जहां पर fx का मान 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ fx लेस देन 0 है, यहाँ fx ग्रेटर देन 0 है, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा x जरूर होगा जहां पर fx का मान 0। तो इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं 1 या 2 बार। जब हम 1 से 2 बार तक रिपीट कर लेते हैं तो हमें कुछ अप्रोक्सीमेशन वैल्यू मिलनी शुरू हो जाती है। अब जैसे x1 लिखा था, तो अब हमारा जो x2 जो अप्रोक्सीमेशन है वो होगा 1 प्लस ऑफ 1.5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1.25। तो जो वैल्यू पहले हमारी 1.5 थी, जो हमने आंसर निकाला था 1.5, अब वो जो हमारा अप्रोक्सीमेशन हो गया, हम इसे हर बार अप्रोक्सीमेशन बोलेंगे क्योंकि हम इसको रूट फाइंड आउट नहीं कर रहे। अगर हम फैक्टर करते या कुछ और तरीका एडॉप्ट करते हैं फैक्टराइजेशन का, वहां से श्रीधराचार्य रूल या जो भी जैसे रूल पड़े हैं वहां से निकालते तो एग्जैक्ट आंसर हमें पता चल जाता है। यहाँ हमें सिर्फ अप्रोक्सीमेट पता होगा। हो सकता है ये जो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हो जिसके रूट हो, उसके जो रूट हो उसकी जो वैल्यू आ रही हो वो 1.2 समथिंग आ रही हो, मींस डेसिमल की 1 प्लेस तक करेक्ट हो गया। हो सकता है डेसिमल की 2 प्लेस तक करेक्ट हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 8 तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन यहाँ हम कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। तो कहने का मतलब ये है कि ये अप्रोक्सीमेशन जो वैल्यू है वो हम 1 बार निकाल सकते हैं, 2 बार निकाल सकते हैं। आप x2 पर अगर हम चेक कर लेंगे तो हमें फिर से x3 पता चल जाएगा कि कहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है, ये x इक्वल टू 1.25 पर। तो यही प्रोसेस जो है 1 से 2 बार तक हम रिपीट करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेथड तो ये है। अब यहाँ पर तुम ये समझ गए होगे कि इन मेथड में कहीं पर भी एग्जैक्ट की बात नहीं की गई है। हर जगह जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। डेसिमल की किस प्लेस तक करेक्ट है? 1 प्लेस तक करेक्ट है, 2 प्लेस तक करेक्ट है, 3 प्लेस तक करेक्ट है। मींस एग्जैक्ट की बात यहाँ नहीं की जा रही है, यहाँ अप्रोक्सीमेशन की बात की जा रही है। और जितने ज्यादा हम अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लेते चले जाते हैं वैसे वैसे वो डेसिमल की और अधिक प्लेसेस तक जो वैल्यू है वो करेक्ट होती चली जाती है। तो चूंकि हमारा क्वेश्चन है तो ज्यादा से ज्यादा हम 2 से 3 तक हमें इसमें अप्रोक्सीमेशन लेना होता है, चाहे वो डेसिमल की 1 प्लेस तक करेक्ट हो, चाहे वो डेसिमल की 2 प्लेस तक करेक्ट हो। 2 अप्रोक्सीमेशन तो कम से कम लेना होता है। अब वैसे तो कई बार क्या होता है एग्जामिनेशन में मेंशन कर देते हैं वो लोग कि भाई इसको आप 3 अप्रोक्सीमेशन लेके इसको निकालिए, 4 अप्रोक्सीमेशन लेके निकालिए। तो फिर ऐसा भी आता है क्वेश्चन कि भाई आप इसको 3 अप्रोक्सीमेशन के साथ बाइसेक्शन अप्लाई करिए, 2 अप्रोक्सीमेशन के साथ करिए। तो 2 के साथ करिए तो x2 तक हो गया 1.25 आंसर हो गया। 3 तक करिए तो इसका मतलब x2 बराबर 1.25 लगा के तुम चेक करो, उसके बाद x3 की वैल्यू निकालो। तो ये कुछ जो है मेथड है अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कैलकुलेट करने के, चाहे वो रूट्स निकालना हो चाहे वो इंटीग्रेशन करना हो। तो ये बताओ कुछ तुम्हें इससे रिलेटेड कुछ समझ में आया नहीं आया? यस सर जी, नोट दीजिएगा। आया कुछ समझ में? ये नहीं आ पाया? यस सर। चलो हम ऐसा करते हैं, ये बाइसेक्शन मेथड पर इसके आगे एक अप्रोक्सीमेशन तुम और निकाल कर देखना। जैसे x2 बराबर जो ये 1.25 लिखा हुआ है, तो x2 इक्वल टू 1.25 पर fx2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर चेक करोगे कि जो रूट है वो किन दो नंबर के बीच में होगा, और जब वो पता चल जाएगा तुम्हें तो तुम x3 का मान निकालोगे। फिर मुझे बताओगे कल कि ये 2 काम तुमने किया या नहीं। छोटा सा काम है, करके देखोगे। सर इसमें वैल्यू आई नेगेटिव आई है सर। क्या चीज?
लगने पर नेगेटिव आएगी, सर नेगेटिव आई है 0.3। नेगेटिव आई है। यस सर। अच्छा, तो अगर नेगेटिव आई है तो हमने जो वैल्यू रखी है वो यहाँ पर रखी है मिड में, ये तो है ना 1.25 वाला पॉइंट, 1 और 1.5 के। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो 1 और 1.25 के बीच में रूट होगा। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो नेगेटिव और पॉजिटिव कौन सा है, 1.25 और 1.5, यानी इन दो के बीच रूट होगा। तो हमारा मतलब है कि fx के जो मान है वो जहां पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा उन दोनों के बीच में 1.5 और 1.25 के बीच में होगा। 1.25 और 1.5 के बीच में होगा। तो x3 का मान कितना हो जाएगा, 1.25 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारी 3 अप्रोक्सीमेशन हमारे आ गए। ठीक है ना, तो ये 3 अप्रोक्सीमेशन आ गए। तो ऐसा करते हैं, आज जो है तुम लोग जो है न्यूटन रेफसन पर या फिर इस पर क्या नाम है बाइसेक्शन मेथड पर एक एक क्वेश्चन देख लेना ट्राई करके, कोई सा भी। यस सर। थोड़ा हाँ पीडीएफ ग्रुप पे डाल देना है। हाँ पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। अब फिर आगे आप जो है ना नेक्स्ट टर्म से, और अब नेक्स्ट क्लास जो है ना वो मंडे को लेंगे। जी सर। सर मैथ का जो एग्जामिनेशन उसका भी पॉसिबिलिटी होगा अपना? देखो अभी इसके बारे में भी डिस्कस हो चुका पहले कि जो अभी तक की कंडीशन है वो क्या है और आगे क्या कंडीशन बनेगी, उस पर अभी कोई इसका कंफर्मेशन नहीं है। अभी जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप से एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, अभी तक तो यही बात चल रही है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कुछ कम नजर आ रही है, क्योंकि पॉलिटेक्निक वाले केस में नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने ज्यादा हैं, हर एक को जो है इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर अवेलेबल करा के ऑनलाइन एग्जाम ले पाना कुछ दिक्कत भरा तो है। लेकिन देखते हैं, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। फिलहाल तक की पोजीशन जो है वो तो यही है कि पहले फाइनल ईयर के सर जो हम लोग का टेस्ट हुआ था उसका नंबर बता दीजिएगा सर। हाँ उसके नंबर बता दें। एक्चुअल में सभी लोगों ने, काफी एक दो लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया है, वरना मैक्सिमम लोगों ने जो है भर्ती की है। सर उसे सबमिट करने में कोई दिक्कत आ रही थी, मतलब वो सबमिट नहीं हो पा रहा था, तो क्या दूसरे की आईडी से लॉगिन कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना उसमें? किसी ने किया है ऐसा क्या? सर मैंने किया है। नहीं तो उसने अपना उस पर नाम और फादर नेम तो सब लिखा ही होगा ना। हाँ सर वो तो मैंने अपना लिखाया अलग, तो हाँ सर हो नहीं रहा था। हाँ कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक है सर, अटेंडेंस सभी लोगों ने मार्क कर दी? यस सर। ठीक है, थैंक यू भाई। थैंक यू सर।